Detailed explanation about IELTS speaking module. Dear student, this will be the master class about IELTS speaking section, IELTS speaking module, and we will cover each and everything, right, from basic to advanced, each and everything, each and every concept about IELTS speaking module, right. ये एक मास्टर क्लास होने जा रहा है जिसमें हम IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में कुछ स्ट्रेटजी टिप्स, इनका फॉर्मेट्स, टाइम मैनेजमेंट, कितने पार्ट्स इसके अंदर होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में हम रिलेट करेंगे जो प्रीवियस टेस्ट होते हैं रियल एग्ज़ाम के प्रीवियस टेस्ट उठा के उसको भी स्ट्रक्चर को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। अब आगे जाने से पहले ये ज़रूरी है एक बेसिक चीज़, फ़ौरन हम प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेंगे राइट डायरेक्टली, बल्कि ये हम समझेंगे कि इनका स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है आइल्स स्पीकिंग मॉड्यूल या सेक्शन का, राइट। तो याद रखिए जिस तरह हमने रीडिंग में देखा कि रीडिंग में 3 पैसेजेस होती है, राइट, पैसेज 1, 2 एंड 3 1 आवर टाइम होता है। इस तरह राइटिंग में हमने देखा कि आइल्स राइटिंग मॉड्यूल में 2 टास्क होती है, टास्क 1, टास्क 2, हर एक का डिफरेंट टाइम है। टास्क 2 का 40 मिनट्स, राइट, और टास्क 1 का 20 मिनट्स टाइम होता है, राइट। तो इस तरह आइल्स स्पीकिंग का भी अगर हम देखें उनका एग्जामिनेशन लैंडस्केप, तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 पार्ट्स का टोटल टाइमिंग जो होता है वो 11 मिनट से लेकर 40 मिनट्स तक इनका टोटल टाइम होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आइल्स 4 मॉड्यूल में से, 4 सेक्शन में से वो कौन सा सेक्शन है जिसका टाइमिंग सबसे ज़्यादा कम है, वो है आइल्स स्पीकिंग, राइट, स्पीकिंग मॉड्यूल, क्योंकि इसमें 11 से लेकर 14 मिनट्स तक, 14 मिनट्स तक टाइम होता है। इसके अंदर क्या करना होगा, अपने 3 जो पार्ट्स है उसको आपने कवर करना होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, क्या स्पीकिंग में एक्चुअली वो हमारे नॉलेज को असेस करना चाहते हैं या सिर्फ कम्युनिकेशन एबिलिटी को। तो ये की इनसाइट याद रखिए कि आइल स्पीकिंग में जो एग्जामिनर होते हैं वहाँ पे वो एक्चुअली तुम्हारी कम्युनिकेशन एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, ना कि तुम्हारी जनरल नॉलेज को। इसलिए उसके अंदर जितनी भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों के रियल लाइफ बेस होते हैं, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर हम अपनी ज़ुबान में दे सकते हैं, उर्दू में, हिंदी में या पश्तो में, राइट, हम दे सकते हैं, राइट। सिर्फ हमने करना क्या होगा कि वही आंसर को हमने इंग्लिश में देना है, राइट, ताकि वो हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी को असेस कर सके। जैसा कि पार्ट 1 जिसका टाइमिंग 4-5 मिनट्स होता है, पार्ट 1 में आपसे इंट्रोडक्शन अपने बारे में और पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। और हर कोई, चाहे हर किसी को अपने बारे में नॉलेज तो होता है, हर कोई ये क्वेश्चन अपने बारे में हर कोई जानता है, तो ये पर्सनल क्वेश्चन आपने इंग्लिश में देने हैं। दूसरे पार्ट 2 में लॉन्ग टर्न आता है, इसके अंदर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है। क्यू कार्ड एक छोटा सा कागज़ की तरह, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस, एक प्रॉम्प्ट लिखा गया होता है जिसके बारे में आपने 1 मिनट तक सोचना है, फिर 2 मिनट्स तक इसके ऊपर बात करनी है। कितने? 2 मिनट्स तक, ठीक है। पार्ट 1 के मुकाबले में पार्ट 2 थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर हम पार्ट 1 से इसको कंपेयर करें तो। इस तरह इसके बाद पार्ट 2 के तुम्हारे रिस्पांस को लेकर फिर आते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस, जो कि मोस्टली पार्ट 2 से ही रिलेटेड होते हैं, राइट। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि आप पार्ट 1 से ये भी थोड़ा मुश्किल ही होते हैं, याद रखें। तो इसके ऊपर भी आपने 4 to 5 मिनट्स बात करनी होगी। और 3 चीज़ जो कि आपने याद रखनी है, बस इतना याद रखें कि इसमें 3 पार्ट्स होती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों पार्ट्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन होता है, राइट। बाकियों में 3, 4, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल टाइमिंग जो आइल्स स्पीकिंग का है वो कितना है? 14 मिनट्स, यानी 11 से लेकर 14 मिनट्स तक टाइम होता है। और इसकी खूबी ये है, अगर हम देखें आइल्स स्पीकिंग की, बाकी पीटीई या बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो स्पीकिंग इंटरव्यू होगा एग्ज़ाम, वो फेस टू फेस रियल एग्जामिनर, ह्यूमन एग्जामिनर, कोई रोबोट, कोई एआई सिस्टम नहीं। आज तक जो भी चलता आ रहा है वो रियल ह्यूमन एग्जामिनर तुम्हारे सामने होगा, चाहे वो फिजिकल हो या ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू हो, राइट। वो आपको असेस करेंगे तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटी को, ठीक है। क्या चीज़ें वो देखते हैं हमारे स्पीकिंग के अंदर, वो हम देखेंगे। मार्किंग जो क्राइटेरिया है स्पीकिंग का, वो हम आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर बात करेंगे इसके ऊपर
फ़िलहाल आप ये याद रखें कि पार्ट्स कितने, टाइम कितना है। ये तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्डेड हो रहा होता है बैकएंड पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। वो बाद में देखना चाहते हैं क्या कोई ऐसी इशू एरर तो नहीं है, ठीक है, और हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं इसके अंदर। अब अगर हम देखें आइल्स स्पीकिंग जो है वो सेम फार्मेट होता है फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, क्योंकि हमने ये देखा एकेडमिक एक होता है, एक आइल्स एकेडमिक, एक होता है आइल्स जनरल। सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में थोड़ा बहुत हमने फ़र्क देखने को मिला, स्पेशली राइटिंग टास्क वन में। आइल्स जनरल में अमूमन कोई लेटर आता है और आइल्स एकेडमिक में एक विजुअल ग्राफ आता है जिसने विजुअल डाटा को आपने डिस्क्राइब करना होता है वर्ड्स के अंदर, ठीक है। बाकी जो लिसनिंग है या जो स्पीकिंग है वो चाहे आइल्स एकेडमिक हो या आइल्स जनरल हो वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं फोर पिलर्स को, असेसमेंट को, फोर पिलर्स ऑफ असेसमेंट। ये जो पिलर्स है, जो मेन एरिया है, इसी को लेकर असेसमेंट होती है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ कि एक रियल एग्ज़ाम किस तरह दिखाई देता है। मैंने ये ओपन रखा है प्रीवियस टेस्ट, ठीक है, आप स्कैन भी कर सकते हैं क्यूआर कोड के ज़रिए से। तो ये एक प्रीवियस टेस्ट है कैम्ब्रिज का स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर पार्ट वन है। पार्ट वन में एग्जामिनर आपसे पूछता है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर होम, वर्क एंड स्टडीज़, इस तरह के टॉपिक आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, व्हाट डिड यू स्टडी इन हिस्ट्री लेसन्स व्हेन यू वर एट स्कूल, डिड यू एंजॉय स्टडिंग हिस्ट्री एट स्कूल, व्हाई एंड व्हाई नॉट, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स अबाउट हिस्ट्री नाउ, why you watch it, if you don't watch it then why you don't watch it, right? And how of sorry, what period in history would you like to learn about, right? तो ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं स्कूल में जो हम हिस्ट्री लेसन्स पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो और ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। हम सब ने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे उसने आपसे जो सवाल पूछे हैं हिस्ट्री के बारे में है। पार्ट टू में भी उसने जो क्वेश्चन उठाया है वो आप देख सकते हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है। पार्ट टू में आपने क्या करना होगा, आपने 1 से लेकर 2 मिनट्स तक, ठीक है, बात करनी होगी उसी सेम टॉपिक के ऊपर, राइट। 2 मिनट्स तक आपने बात करनी होगी जो आपको मिल जाए टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक का। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नोट्स भी बना सकते हो वाइल थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, ताकि आप हैंड्स थोड़ा सा आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सको उसके ऊपर, आपको बोलने में फिर आसानी होती। इसलिए आपको 1 मिनट दिया जाता है टू थिंक अबाउट द टॉपिक, राइट, टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से। फिर आपको दिया जाता है 2 मिनट्स टाइम कि आप जाके आप इसको डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द नेबरहुड यू लिव्ड इन व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे तो जिन सोसाइटी में आप रहते थे, जिन पड़ोसियों के साथ, उन्हीं नेबरहुड को आप डिस्क्राइब करें। और फिर आपको यहाँ पे पूछ दिया जाता है हिंट्स की शक्ल में कि आप क्या कह सकते हैं इसके रिस्पांस में। यू शुड से आपको कहना चाहिए वेयर इन योर टाउन और सिटी द नेबरहुड वाज, what kind of people lived there, and what it was like to live in this neighborhood, right? तो ये किस तरह था, आप कहाँ पे तुम्हारे ये जो पड़ोसी हुआ करते थे, किस तरह के लोग थे, और ये किस तरह लगता था वहाँ पे पड़ोसियों के साथ रहना। एंड एक्सप्लेन वेदर यू वुड लाइक टू लिव इन दिस नेबरहुड इन फ्यूचर, और ये भी वजाहत कर दे कि मुस्तकबिल में इसके बाद वहाँ पे मज़ीद रहना चाहोगे कि नहीं। तो ये पार्ट 2 है। अब वाजिब सी बात है, जब आप 1 मिनट तक इसके बारे में सोचेंगे, ये बहुत ही पर्सनल, ये भी पर्सनल क्वेश्चन आता है जिसका आंसर हम अपनी ज़ुबान में दे सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारी नॉलेज को नहीं, तो हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी को एक्चुअली असेस करने की कोशिश हो रही है। पार्ट 3 में डिस्कशन क्वेश्चन आते हैं नेबर्स के बारे में, फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, what sort of things can neighbors do to help each other? How well do people generally know their neighbors in your country? How often do you think it is to have good neighbors, right? फिर facilities in the cities, सिटियों में जो सहूलियात होते हैं, for example, which facilities are most important to people living in the cities, right? How does shopping in small local shop differ from shopping in a large city center shops? Do you think that children should always go to school nearest to where they live? ठीक है, ये भी सारे के सारे पर्सनल क्वेश्चंस है।
तो इस तरह का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे मुश्तमिल होता है। इसीलिए चूँकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। मोस्टली जो टाइम आपका ले सकता है मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 11 से लेकर 40 मिनट्स तक। आप जाके चलो हम डिस्कस करते हैं 4 पिलर यानी जो असेसमेंट क्राइटेरिया है आइल्स स्पीकिंग का। ये जो मार्किंग या असेसमेंट क्राइटेरिया है ये रीडिंग का भी था, हमने देखा सॉरी राइटिंग का, जिसके अंदर लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस, टास्क रिस्पांस, टास्क अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आती थी। ग्रामेटिकल रेंज यहाँ पे भी ये थोड़ा है। दो चीज़ें तो वही कॉमन है, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज, दो चीज़ें यहाँ पे क्या है डिफरेंट है। पहला है ये याद रखें, ईच क्राइटेरियन, राइट, criteria is a plural of criterion, right? Each criterion carries equal weight 25%। इसका क्या मतलब है, क्योंकि 4 क्राइटेरिया है 25% ईच, तो ये फुल अगर हम प्लस कर ले, सॉरी इसको हम 8 कर दे, सम कर दे तो फुल टाइम पे 100% बन जाएगा, 100%। तो अगर आपने वाकई पूरे वेट जो है ये सारे का इक्वली क्या है वेट रखता है, ऐसा नहीं है कि किसी की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो लेकिन उसकी लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज दोनों में उसकी वो कमज़ोर हो, तो अच्छे प्रोनाउंसिएशन की वजह से उनको ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा, मार्क्स या बैंड्स नहीं। दे कैरी इक्वल वेट, राइट। आपने चारों के एरिया के ऊपर असेसमेंट क्राइटेरिया को आपने चारों के ऊपर काम करना है। पहला आता है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। इसका मतलब यह है स्पीकिंग विदाउट लॉन्ग पाजेस, जिसके अंदर फ्लुएंसी होती है वो विदाउट लॉन्ग पाजेस फ्लुएंटली बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, राइट। अगर आप रोक रोक के पाजेस ले रहे हो, पाजेस का मतलब है रुक जाना, लंबे लंबे अरसे तक आप रोक रहे हो, लॉन्ग पाजेस ले रहे हो बोलते वक्त, तो इसका मतलब है कि आप फ्लुएंट नहीं हो, ठीक है। हाँ, शॉर्ट पासेस ले सकते हो, ये हर किसी की बोलने की एक मेथड्स, एक हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ्लुएंसी में हम स्पीकिंग करते हैं विदाउट लॉन्ग पासेस, और फ्लुएंसी में हमारी स्पीड नेचुरल होती है, नॉट टू मच स्लो, नॉट टू मच फास्ट, राइट, नेचुरल स्पीड। अच्छा, कोहेरेंस का मतलब होता है स्पीकिंग विद लॉजिकल सीक्वेंसिंग, राइट। लॉजिकल सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि एक सीक्वेंस के साथ, एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप हमारा आंसर आगे प्रोसीड होना चाहिए, और हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ड्स को, एंड, बट, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू ईट, एज वेल एज, राइट। इस तरह के वो लिंकिंग वर्ड्स है जो कि हमारे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, राइट। तो ये चीज़ें फ्लुएंसी और कोहेरेंस में आती है। आपने बोलते वक्त लंबे पासेस नहीं लेनी है, नेचुरल स्पीड के साथ बोलना है, लॉजिकल सीक्वेंस बरकरार रखनी है, और आपने लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना है। फिर इसका मतलब है कि आपकी फ्लुएंसी कोहेरेंस ठीक है। फिर आता है हमारा लेक्सिकल रिसोर्स यानी वोकैबुलरी, राइट, रेंज ऑफ वोकैबुलरी। अब हर बार बार कोई एक वर्ड्स तो नहीं दोहरा रहे, राइट, डिफरेंट रेंज होनी चाहिए, डिफरेंट अल्फाज की चॉइस आपके पास होने चाहिए, और आपके अंदर पैराफ्रेजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो एक चीज़ के लिए डिफरेंट अल्फाज आप चूज़ कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप पैराफ्रेजिंग में अच्छे हो, राइट। आपको एडियम्स का इस्तेमाल, कलोकेशंस का इस्तेमाल आना चाहिए। कलोकेशन में डिफरेंट दो वर्ड्स का आपस में इस तरह सेट बैठ जाना, फॉर एग्जांपल गिव अप, या आप कह सकते हैं मेक के साथ, या हम गेट के साथ बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। गेट अपसेट, गेट लॉस्ट, गेट हंग्री, राइट, गेट अपसेट, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब, गेट मैरिज, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारे कलोकेशंस है। एडियम्स भी बहुत सारे एडियम्स हैं जिसकी रियल मीनिंग डिफरेंट होती है उनके एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ, राइट। तो इस तरह अवॉइडिंग रेपिटेशन, आपने क्या करना है, वो वर्ड जो कि आप बार बार रिपीट कर रहे हो उन्हीं रिपीटेशन से आपने बचना है, राइट। जिस जिस बंदे के साथ वोकैबुलरी लेक्सिकल रिसोर्स जिसका स्ट्रांग हो, वो डिफरेंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी बोलने में, राइटिंग में यूज़ करता है, पैराफ्रेजिंग एबिलिटी उसकी स्ट्रांग होती है, एडियम्स का लोकेशन उसकी अच्छी होती है, राइट, लिखते और बोलते वक्त, और वो बार बार सेम वर्ड्स की रिपीटेशन से अवॉइड करते हैं, राइट, वो उसको नहीं यूज़ करते। तो ये भी काफ़ी मैटर करता है बोलते वक्त अगर आप इस तरह के वर्ड्स का चुनाव कर रहे हो। फिर आता है ग्रामेटिकल रेंज।
ग्रामेटिकल रेंज में अगर हम लोग देखें तो ग्रामेटिकल रेंज में हमारे पास आता है वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जिसका ग्रामर अच्छा होता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहे बोलते वक्त हो या राइटिंग लिखते वक्त हो, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होता है। बोलते और लिखते वक्त वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, इस तरह के डिफरेंट मिक्सचर यूज़ करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, जो कि उनका रिस्पांस काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। एरर फ्री सेंटेंसेस वो बोलता और लिखता है। हम लोग करते क्या हैं, जब भी इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं हमारी सेंटेंसेस काफ़ी एरर से भरी होती है। एरर फ्री सेंटेंसेस बोला करें। कम्प्लेक्सिटी वो लाता है, कंडीशनल, स्पेसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बोलने में और लिखने में वो यूज़ करता है। तो इसलिए ये जो 4 असेसमेंट क्राइटेरिया है इनमें लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामेटिकल रेंज वो कॉमन है, जो कि राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में काउंट की जाती है। ये दो क्राइटेरिया है, ठीक है। ये जो फोर्थ है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपकी जो बोलने की एबिलिटी है, आपका स्पीच क्लियर होना चाहिए, करेक्ट वर्ड स्ट्रेस होनी चाहिए। वर्ड स्ट्रेस के ऊपर हम बात करेंगे। बोलते वक्त हम जब किसी खास चीज़ को इन्फेसाइज करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड स्ट्रेस डालते हैं, थोड़ा उसको जोर देते हैं, खींच लेते हैं उस वर्ड्स को, जो कि करेक्ट नेचुरली वर्ड स्ट्रेस को अच्छी तरह से यूज़ करना में जो बंदा काबिल हो, यूज़ करने में माहिर हो, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी लगती है। क्लियर स्पीच हो, राइट, मम्बलिंग नहीं कर रहा होता, उसके अल्फाज में वज़ाहत, क्लियरिटी हो, इंटोनेशन में अच्छा हो, अल्फाज की जो ऊंचाऊ उतराव है, राइट, अल्फाज को ऊंचा करना। या फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो मैंने लास्ट में जो राइजिंग इंटोनेशन यूज़ किया, व्हाट आर यू डूइंग हियर, राइट। इंटोनेशन यही चीज़ है जो हमारा नेचुरल रिदम है, अल्फाज के साथ अपना अल्फाज को ऊंचा नीचा करना, किसी खास वर्ड्स को स्ट्रेस कर देना और क्लैरिटी के साथ बोलना, यही हमारी क्या है, प्रोनाउंसिएशन का। अब प्रोनाउंसिएशन को अक्सर लोग गलत चीज़ें के साथ रिलेट करते हैं, वो एक्सेंट के साथ। देखो, एक्सेंट मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर जो चीज़ वो प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपका एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन है किसी भी चीज़ का वो क्लियर हो, पर एक्सेंट इतना मैटर नहीं करता, बल्कि क्लैरिटी मैटर करती है। इसलिए क्रिटिकल नोट याद रखें, एक्सेंट डजंट मैटर इफ स्पीच इज़ क्लियर। अगर तुम्हारी स्पीच क्लियर है तो एक्सेंट मैटर नहीं करता, ठीक है, ये याद रखें आप। चलो हम थोड़ा, चूँकि हमने देखा रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सेक्शन में स्कोर को, यानी बैंड स्कोर्स के डिकोडिंग को, के जो मार्किंग क्राइटेरिया है बैंड स्कोर्स का, सॉरी मार्किंग प्रोसीजर है, किस तरह से बैंड स्कोर किया जाता है, डिकोड किया जाता है स्पीकिंग में। तो ये हम सब जानते हैं कि बैंड 1 से लेकर 2, बैंड 4, 6, 7, 8, 9 डिफरेंट बैंड्स है। बैंड 9 वाले को हम एक्सपर्ट समझते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर वो आइल स्पीकिंग में 9 बैंड ले ले तो हम ये समझते हैं कि वो फ्लुएंट, प्रिसाइज, एफर्टलेस कमांड रखता है स्पीकिंग पे, इंग्लिश स्पीकिंग पे वो फ्लुएंट है, क्योंकि वो इंग्लिश में एक्सपर्ट समझा जाता है, स्पीकिंग में एक्सपर्ट। जो बैंड 8 ले ले उसको हम वेरी गुड, एक्सपर्ट से थोड़ा कम, वेरी गुड यूज़र समझते हैं। वो ओकेशनल, अनसिस्टमेटिक, इनएक्यूरेसी के साथ तो आ जाता है, कुछ ओकेशनल यानी कभी कभार उनसे मौका की मुनासबत से कुछ गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वो वेरी गुड स्पीकर होता है फिर भी, क्योंकि उसने 8 बैंड्स लिए। ज़्यादातर लोगों का टारगेट होता है 7 बैंड्स। ठीक है, ये एक एवरेज बैंड है, राइट, ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना लो है, लेकिन 5, 6, 4 के मुकाबले में बहुत अच्छा बैंड है। इसको हम गुड स्पीकर कहते हैं और मुस्लिम स्टूडेंट का यही टारगेट होता है, राइट। बैंड 7 जो स्कोर ले लेता है, राइट, उसको हम गुड स्पीकर कहते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट का यही टारगेट होता है। बैंड 7 वाले जो गुड स्पीकर को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, ही स्पीक्स एट लेंथ विदाउट नोटिसेबल एफर्ट, फ्लेक्सिबल वोकैबुलरी, फ्रीक्वेंट एरर फ्री सेंटेंसेस, राइट। तो इस तरह अगर आपकी इंग्लिश इस लेवल तक आ जाए कि आप बोल सकते हो एट ए लेंथ, एक ख़ास लेंथ तक, राइट, एक ख़ास टाइम तक, विदाउट नोटिसेबल एफर्ट, राइट। क्योंकि जब अगर आपकी इंग्लिश वीक हो तो आपको काफ़ी नोटिसेबल एफर्ट पुट करना पड़ता है, हर कोई इसको नोटिस कर सकता है। आप फ्लेक्सिबल वोकैबुलरी
यूज़ करोगे अगर आप 7 बैंड्स अचीव करना चाहते हो और फ्रीक्वेंट एरर फ्री सेंटेंसेस यूज़ करने में काबिल हो, तब जाकर आप 7 बैंड स्पीकिंग में ले सकते हो। बैंड 6 वाले को हम कॉम्पिटेंट यूजर्स कहते हैं, जनरली इफेक्टिव डिस्पाइट इनएक्यूरेसी, राइट, वो इफेक्टिव ही कंसिडर किया जाता है डिस्पाइट सम इनएक्यूरेसी। बैंड 4 वाले को हम लिमिटेड यूजर कहते हैं, बेसिक कॉम्पिटेंसी एंड फेमिलियर सिचुएशंस ओनली, राइट। अच्छा, जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर फॉर बैंड 7 प्लस, अगर कोई 7 प्लस बैंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन उम्मीद रखते हैं कि आप क्या क्या अचीव करो। पहली चीज़, एग्जामिनर चाहता है कि आप स्पीक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डेवलप आंसर फुली आंसर्स को डेवलप कर लो, पार्शली, खाफ नहीं, आधा बोल के आधा छोड़ना नहीं है, राइट। इनकम्प्लीट रिस्पांस नहीं चाहिए एग्जामिनर को। थर्ड चीज़ को आपसे एक्सपेक्ट करता है, यूज़ कम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर कंडीशनल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, स्पेस यूज, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है अवॉइड मेमोराइज रिस्पॉन्सेज। सबसे बड़ा इशू जो एशियन स्टूडेंट के साथ होता है, दे यूज़ मेमोराइज रिस्पॉन्सेज, चीज़ों याद करके आ जाते हैं 800, 500, 300, 200 तक रिस्पॉन्सेज और आंसर डिफरेंट प्रीवियस टेस्ट से उठा के वो याद करके आ जाते हैं, इसी उम्मीद पे कि हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले जो एग्ज़ाम है स्पीकिंग का, हो सकता है कि उसके अंदर ये फिर से आ जाए। जब आ जाता है तो उसका मेमोराइज आंसर सामने रख लेता है, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता, ठीक है। तो ये तो था एक मास्टर क्लास। आप हम स्पेसिफिक डिटेल में सारे पार्ट्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ बात की बैंड स्कोर्स के बारे में, आइल्स स्पीकिंग बैंड स्कोर के बारे में, आइल्स स्पीकिंग 4 मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में, मार्किंग असेसमेंट क्राइटेरिया के बारे में, साथ में हमने बात की एग्जामिनर लैंडस्केप के बारे में, यानी फॉर्मेट जो है, स्ट्रक्चर जो है आइल्स स्पीकिंग का, और साथ में हमने प्रीवियस टेस्ट भी थोड़ा सा डिस्कस किया। आई होप कि जो कुछ मैंने आपको आज पढ़ाया, समझाया, जो कुछ हमने आज डिस्कस किया, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, सवाल हो, जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो, चीज़ें क्लियर ना हो, तो बेशक आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ें क्लियर करने की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।